1992 की बात है जब एक ट्रेडर और उसकी फंड हाउस ने ऑलमोस्ट एक विदेश के बहुत ही बड़े बैंक, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स को मजबूर कर दिया था हाथ टेकने में। जस्ट इमेजिन एक ट्रेडर की इतनी ताकत जो वो शॉर्ट कर करके पाउंड्स को उनने मजबूर कर दिया एक बैंक को। और दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ऐसे ही एक ट्रेडर के बारे में, वो किस तरह के पॉलिसी पे फॉलो करते थे, किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे और आखिर थे कौन वो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इनकेस कर रहे हैं, मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप लाइक करते हैं इस वीडियो को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही मैं और भी इंटरैक्टिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेज बेस्ड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर वर्सेस ग्रेट ट्रेडर को डिफाइन करती है। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से एक ग्रेट ट्रेडर बनाती है। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी जानने मिले कि आप लोगों को क्या लगता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है मेरे थ्रू सुना होगा, हो सकता है कभी आर्टिकल पढ़ा होगा, गूगल पे देखा होगा, या ट्विटर पे अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा। लेकिन इनके बारे में ऊपर ऊपर की चीज़ें पता होंगी, जैसे कुछ एक आध इंसिडेंट्स के बारे में पता होगा, लाइक 1992 में जब इनने ब्लैक वेडनेसडे ले आए थे, या इसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे सिचुएशंस पता होंगे। आज हम थोड़ा इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये बेसिकली कौन है। तो हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस आज एक बहुत ही बड़े फंड मैनेजर हैं, बिलियनर हैं। जी हाँ, पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। ऑलमोस्ट अभी 90 ईयर्स ओल्ड के वो हो रहे हैं। लास्ट मंथ इनका बर्थडे गया है। इसी के साथ साथ अभी इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चलता है वो काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे चलता है। और इनका पर्सनल, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8.3 बिलियन डॉलर्स होता है। दोस्तों, अभी तक हमने हमारे अमेजिंग ट्रेडर के सीरीज़ में तीन चार ट्रेडर्स के बारे में बात करी। जब हम जापानीज ट्रेडर की बात करी तो हमने बात करी थी वो किस तरह इंडेक्स पे ट्रेड करके पैसा बनाते थे, शॉर्ट करके उनने पैसा बनाया। वहीं पर हमने लास्ट वीडियो में जाना डैन जैंगर के बारे में, जिनके पास काफ़ी बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन वो शॉर्टिंग के अगेंस्ट है, वो सिर्फ बाइंग पे ज़्यादा फोकस करने कहते हैं। और वो चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट्स प्लस क्वार्टर रिजल्ट्स को ऐड करके वो पैसा कमाते हैं। मतलब चार्ट पैटर्न्स पे वो बहुत बिलीव करते हैं, इंडिकेटर्स पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अमेजिंग ट्रेडर्स का, या अमेजिंग ट्रेडर का प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसी के पहले हमने जेसी लिवरमोर जी के बारे में बात करी, जो कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो वो यूज़ करते थे टेप रीडिंग स्किल्स। वो ज़्यादा कुछ ऐसा कैंडल स्टिक्स, जापानीज कैंडल स्टिक्स, ये सब नहीं करते थे। टेप रीडिंग जिसको आज के ज़माने में कहते हैं, या जो हम आज के बोलते हैं ना भाव भगवान छे, तो वो एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो करते थे। और आज हम जिस ट्रेडर के बारे में बात करें, मिस्टर डैन जैंगर, मिस्टर जॉर्ज सोरोस, इनकी स्टाइल, इनकी फ़िलॉसफी बिल्कुल अलग है। ये एक स्ट्रैटेजी जो फॉलो करते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। इनका मानना है कि इनने जब अपना करियर स्टार्ट किया था और उसके बाद जब इनको पहली बार ट्रेडिंग का मौका मिला था, बिकॉज ये एक पास आउट है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, तो इन्हें एक थ्योरी डिराइव करी थी, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, और इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना करियर बनाया। दोस्तों, इनका फिलॉसफी प्लेन एंड सिंपल एक चीज़ कहता है। उनका मानना ये है कि चाहे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे आप फंडामेंटल्स ले लो, चाहे आप कोई सी भी चीज़ ले लो, इकोनॉमिक साइकिल ले लो, कुछ भी ले लो, ये सिर्फ एक पार्ट होता है मार्केट को चलाने का। मैक्सिमम पार्ट सेंटिमेंट और इमोशंस चलाते हैं, ये उनकी थ्योरी का कहना है। उनका कहना है कि अगर आप इंसान की साइकोलॉजी ढंग से समझो, मासेस की साइकोलॉजी अगर आप सही तरीके से समझते हो, तो आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब जो हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई हो गया,
प्लस हम बोलते हैं कि जो ग्लोबल एसेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग तरीके के मार्केट पे, फॉर एग्जांपल क्रूड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या करेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कहीं पर इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनका कहना है कि अगर ये चीज़ों को ढंग से समझा जाए और मिक्स किया जाए आपकी सेंटिमेंटल एनालिसिस के साथ तो ये बिल्कुल हेल्प कर सकती है। और इससे मैं बहुत हद तक एग्री भी करता हूँ कि हाँ, ये जो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है ये बिल्कुल काम करती है, और इसने ही इनको हेल्प किया था 1992 में, जिसके पास अपन बिल्कुल आएंगे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपना करियर, बेसिकली ये इमिग्रेंट थे। इमिग्रेंट होने के बाद जब ये विदेश गए तो वहाँ पर उन्हें लंदन में पहले जॉब शुरू करी। उसके बाद उनने पहला काम शुरू किया आर्बिट्रेज के डिपार्टमेंट में। अब आर्बिट्रेजिंग क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने दो अलग अलग इंडेक्स के प्राइस डिफरेंस देखे, तो आपने एनएसई पे मान लो 100 रुपये पे कोट कर रहा है XYZ शेयर, और सेम शेयर 100 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है बीएसई पे, तो आप एनएसई से 100 रुपये में खरीद के बीएसई पे 100 रुपये 50 पैसे पे करते हो। दोस्तों ये बिकॉज हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1970s 60s की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो इन लोगों के लिए काफ़ी आसान होता था इधर से लेके उधर बेचना। आज के टाइम पे ये श्रिंक हो गया बिकॉज डिजिटलाइजेशन के कारण हर किसी को हर कुछ पता रहता है। इवन इन इंडिया 92 के पहले 90s में ये चीज़ काफ़ी होती थी, बिकॉज कोलकाता में अगर किसी ट्रेडर को कुछ बेचना है तो उनके एक्सटेंशन से वो पता करते थे मुंबई में क्या भाव चल रहा है, बिकॉज स्क्रीन तब रहता नहीं था। तो इस तरह पता करके लोग आर्बिट्रेजिंग का फ़ायदा उठाते थे, और इनने इसी चीज़ का फ़ायदा उस समय पे उठाया था। उसके बाद इनने थोड़े जब आर्बिट्रेजिंग की जो इनकी करियर हो गई, उसके बाद ये धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़े, और इनको समझ में आया कि अगर किसी तरह हमने ये जो इवेंट्स को सही परखना सीख लिया, और इवेंट्स के पीछे का जो माहौल रहता है, साइकोलॉजी रहती है, वो अगर समझना सीख लिया तो हम काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने कुछ क्लाइंट्स को कन्विंस करके अपना एक छोटा सा फंड हाउस चालू किया, हेज फंड जिसे हम आज के ज़माने में कहते हैं। $4 मिलियन से उनने ये चीज़ शुरू करी, प्लस अपने अपना भी पैसा जमा जो किया हुआ था अपनी ट्रेडिंग से, अपनी इन सारी चीज़ों से, उनने उस चीज़ को वहाँ पे किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी बीच में काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए। इनफैक्ट आज उनके फंड हाउस का नाम है क्वांटम फंड, पहले सोरोस फंड था, काफ़ी इनने नाम भी चेंज किया, लेकिन इनका मेन जो ब्रेक आया था वो था 1992 में। 1992 में ये अपने खुद के पैसे प्लस फंड हाउस के पैसे से हेवीली पाउंड्स को शॉर्ट कर रहे थे। पाउंड्स आपको पता होगा लंदन की करेंसी, उसको बहुत ही बुरी तरीके से वो सेल कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने लेवरेज के साथ ऑलमोस्ट $10 बिलियन वर्थ पाउंड्स सेल कर दिए। दोस्तों स्थिति ऐसी हो गई थी, ये इसके लिए क्यों कर रहे थे, बिकॉज इन्हें सेंटिमेंट एनालाइज किया था कि ना इंटरेस्ट रेट फेवर कर रहा है, इन्फ्लेशन इनके फेवर में जा रहा है, प्लस जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट रेट थे वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ पाउंड को हर्ट कर रहे हैं। एक तब मीटिंग भी चल रही थी, तो इनने मौके का फ़ायदा उठा के बोला कि अब मैं इसे लपक बेचूंगा अपने फंड हाउस के थ्रू। उन्होंने इतना बेचा कि उस प्रेशर को झेलने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड पैसे डाल रही थी, लेकिन एक स्टेज आ गई जब बैंक ऑफ इंग्लैंड भी उस प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी। दोस्तों ये 1992 की बात है, और आपको जान के हैरानी होगी कि फाइनली इनने जब अपना पोजीशन क्लोज किया, इनफैक्ट इनने ये कहा था कि मैं तो और 15 बिलियन पाउंड्स तक, $15 बिलियन तक इस पाउंड्स को बेचना पसंद करता, मैं अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे वो कन्विंसिंग होके उनने इस चीज़ को क्लोज किया, और एक दिन में $1 बिलियन रुपए कमाए। जी हाँ, ये ऑब्वियसली उनके, आप में से बोलेंगे सर ये तो फंड हाउस ने कमाया, लेकिन दोस्तों कितने फंड हाउस, अगर आप उस टाइम की बात भी करो 1992 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डॉलर होता था ऑलमोस्ट 25 या 26 रुपए का, तो 25-26 रुपए के हिसाब से उन्होंने एक दिन में, जी हाँ एक दिन के शॉर्ट में 2500 करोड़ रुपए कमाए। कौन सा फंड हाउस आज के ज़माने में एक दिन में भी कमाता है, और हम तो 1992 की बात कर रहे हैं। दोस्तों इनका ड्रेड इतना बढ़ गया था यहाँ से, तो इनको लाइमलाइट मिला था कि बाद में जाके पता चला था कि काफ़ी सारे इकोनॉमीज़ के लीडर इनको विलन बना चुके थे। उनका कहना था कि जॉर्ज सोरोस जिस करेंसी पे अपनी नज़र पकड़ लेते हैं, ऐसा सुनने में आया था कि थाईलैंड के भट्ट को भी इनने मारा, बहुत सारी जगहों के, मलेशिया बोले कहीं का भी बोले, इन लोगों ने बहुत सारी जगह पे सेल कर करके करेंसीज़ पे अपना खौफ
जमाया हुआ था। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनने अपने करियर में इक्विटीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना ही इनने कमोडिटीज़ पे फोकस किया। इनका फोकस हमेशा से करेंसीज़ में ही रहा है। अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शायद मॉरल चीज़ नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ करते हैं। इनको एक आध बार इन पे केसेस भी चले, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग का चला है, जिसपे ऑब्वियसली उनको एक पेनल्टी लगी $2.3 मिलियन की। लेकिन दोस्तों एक बिलियनर के लिए $2.3 मिलियन कितना होता है, यू डू अंडरस्टैंड। इनकी एक जो गलती थी, जो ये खुद कन्फेस करते हैं, मतलब इसमें गलती भी नहीं कहते, बट वो खुद एक ऑनेस्ट कन्फेशन कहते हैं कि उनको कभी कभी लगता था कि वही भगवान है, कि अपुनिच भगवान है। तो दोस्तों ये एक ओवर कॉन्फिडेंस तो कह सकते हैं, लेकिन स्टिल उनके माइंड में ये फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं उनको वो एक मसीहा, एक भगवान है, जो पूरी ग्लोबल इकनॉमी में एक भौचाल लाने के लिए जिनको भेजा गया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि इनने इनके साथ साथ काफ़ी सारे फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ भी करी हैं। तो यहाँ से इनकी पूरी एक शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी से हमें क्या क्या सीखने मिलता है, पहले हमें ये समझना चाहिए। पहली चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विटीज़ में ही करियर बनाना है। लोगों ने हिस्टोरिकली करेंसीज़ में भी बनाया, कमोडिटीज़ में बनाया। अपन ने हर तरीके के ट्रेडर, अमेजिंग ट्रेडर पे अभी तक कवर किए। करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया, स्विंग इंडेक्स ट्रेडर हो गए, हमने ये सारी टेप रीडर हो गए, हमने इनको कवर किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को करो। सेकंड, आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, जैसे सर ये ट्रेडर तो फंड मैनेज कर रहा है, तो ये ट्रेडर कैसे हुआ? दोस्तों आपको बता दो, फर्स्ट 4.5 ईयर्स तक इनने खुद के अकाउंट में पहले ट्रेडिंग करके अपनी रिफ्लेक्सिविटी की थ्योरी को पहले प्रूव किया। आपको दूसरी चीज़ बता दूं कि दोस्तों जब आपका कैपिटल एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, तो एक ट्रेडर कंपेल हो जाता है दो ऑप्शन पिक करने के लिए। पहला ऑप्शन ये रहता है, या तो वो एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाए और टाइम पास के लिए थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करे, बिकॉज बड़े कैपिटल के साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, आपको ये समझना है। तो वहाँ पर एक छोटे कैपिटल के साथ भले ही ट्रेडर साल का 100% बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बार उसका लेट से कैपिटल 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया, वहाँ से वो धीरे धीरे 50-60% एक्सपोजर अपना लगा देगा इन्वेस्टिंग पे, कि ठीक है एनुअलाइज्ड अगर मेरे को 20-30% भी बनता है दैट इज़ गुड इनफ, बट एटलीस्ट मेरा पैसा सेफ होगा, लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा, एंड सो ऑन रीजन्स। इसलिए जो लोग ये आके पूछते हैं ना कि जब ट्रेडर्स इतने इतने परसेंटेज रिटर्न बना रहे हैं तो वॉरेन बफेट को क्यों नहीं पीछे छोड़ पा रहे, तो यही रीज़न है, बिकॉज आफ्टर सर्टन लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है, जिसके बाद एक ट्रेडर टर्न होता है। तो दो ऑप्शन कौन से रहते हैं? एक ऑप्शन रहता है या तो वो इन्वेस्टर की तरफ टर्न हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो फंड मैनेज करने लग जाता है एक बड़े कैपिटल से। तो अभी आप बोलोगे लेकिन सर अभी आपने कहा कि जब एक बार बड़ा कैपिटल हो जाता तो वो नहीं कर पाता। दोस्तों देखिए, जब आप फंड मैनेज करते हो तब भी वो ये नहीं कह रहा हो कि वो 100% 200% एवरी ईयर निकालेंगे, तब भी वो इतना ही निकालेंगे, बट यहाँ पर वो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स और हेजिंग टेक्निक से बड़ा पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि बड़े कैपिटल के साथ ये जो कंस्ट्रेन आता है, इसीलिए ये लोग अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अपनी सारी चीज़ें चेंज करते हैं। दूसरी चीज़ है, ऑब्वियसली जब बंदा फंड मैनेज करने पे आता है तो उसके पास 4 करोड़ नहीं, एटलीस्ट 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इस तरह का अमाउंट रहता है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोस के थ्रू, काफ़ी मशीन टेक्निक्स के साथ अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। एक और चीज़ हमको जो समझ में आती है, जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी डोनेशंस करते हैं, और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं। जो लोग ये सवाल पूछते हैं दोस्तों, तो आप जाओ आईआईएम्स और आईआईटीज़ में जो सबसे हाईएस्ट पेड लोग रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक या हेज फंड्स में ही जाते हैं। और हेज फंड्स क्या करते हैं दोस्तों? तो ट्रेडिंग ही तो करती हैं। तो एट द एंड अगर आपको वो हाई एंड पैकेज भी लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या ट्रेडर्स फैटर्निटी के कारण ही लगता है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जो लोगों को लगता है कि ट्रेडर्स और कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस की बैलेंसिंग कौन कर रहा है? ट्रेडर्स कर रहे हैं। लिक्विडिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स भाटा कुछ कर पाएंगे। सेम गोज विद आपका हम करेंसीज की बात करें, सेम गोज विद इक्विटीज़ की बात करें। टू स्ट्राइक अ बैलेंस यू ऑलवेज नीड, एंड टू स्ट्राइक द बैलेंस विद लिक्विडिटी यू ऑलवेज नीड टू हैव ट्रेडर्स इन टू द मार्केट। इसलिए ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट चीज़ है, जो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस लेके बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, दोस्तों इट्स नॉट पॉसिबल। आपको 3 चीज़ें चाहिए: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स, आई एम नॉट सेइंग एडवांस, फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स, एंड थर्ड
इंट्यूशन। ये इंट्यूशन तभी आपका बनेगा जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो आप कभी कभार पूछते हैं ना, सर आपने कैसे बताया ये गिर गया, आपने कैसे बताया वो गिर गया, ये सब इंट्यूटिव एबिलिटीज़ तभी बनती है जब आपका एक्सपीरियंस होता है। तो ये 3 कोर जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक चांसेस ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट ट्रेडर बहुत कम रहता है। आप डिसेंट ट्रेडर बन जाओगे, बट ग्रेट ट्रेडर दोस्तों बनना काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों यही थी एक शॉर्ट स्विफ्ट कहानी अबाउट मिस्टर जॉर्ज सोरोस। जनरस हैं, काफ़ी फिलंथ्रोपिक चीज़ें भी करी हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ अ लाइफ ऑफ अ हेज फंड मैनेजर इज़। एशिया में भी क्राइसिस कभी उनने लाया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी लेके आए थे, लेकिन कम ऑन, वो एक ट्रेडर की आदत है, वो छोड़ नहीं सकता। अगर उनको शॉर्ट से पैसा बनता है, उनको पैसे कमाने हैं, तो वो उस चीज़ से करते हैं। सो आशा करता हूँ आपको कोई नई चीज़ सीखने मिली है। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग।